काली बहू की ससुराल में पहली रात। ममता अपने बेटे अधिक के लिए सर्वगुण संपन्न बहू चाहती थी, इसीलिए वो गांव की गरीब काली पारुल से अपने बेटे की शादी करवा देती है। न चाहते हुए भी अधिक को वो शादी करनी पड़ती है। गृह प्रवेश करते ही अधिक गुस्से में कहता है, माँ हो गई ना आपके सारे रीति रिवाज और रस्में, अब मैं जाऊं, बहुत थक गया हूँ। अरे तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, चला जाइयो। नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ। अधिक गुस्से में गले की वरमाला निकाल कर आगे बढ़ जाता है, जिससे अधिक के गले में उनकी शादी का गठबंधन भी निकल जाता है और वो अपने रूम में चला जाता है। ये देख नई बहू ममता से सवाल करती है, माँ जी अधिक जी इतने गुस्से में क्यों है? कुछ नहीं बहू, उसे शादी की थकान हो गई थी, इसीलिए जल्दीबाजी में अपने कमरे में चला गया। आजा तू भी आराम कर ले। जी माँ जी। माँ जी मैंने रजनी दीदी को शादी में भी नहीं देखा, यहाँ पर भी नहीं है, वो कहाँ है? अरे बहू वो हॉस्टल में पढ़ाई कर रही है, तो अगले महीने ही आ पाएगी। अच्छा। इसके बाद दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। शर्माकर पारुल उस कमरे में जाती है। अधिक जी आप इस तरह से आ गए, अगर आप ज्यादा थक गए हैं तो मैं आपके सर की मालिश कर देती हूँ। पैर दर्द हो रहा है तो पैर दबा देती हूँ। हाउ डेयर यू टॉक लाइक दैट। लिसन, मेरे से तो दूर रहना, मुझे तुम जैसी काली बीवी कभी भी नहीं चाहिए थी। जबरदस्ती शादी हुई है मेरी तुमसे, वो भी सिर्फ माँ के कहने पर, समझी तुम? पर अधिक जी अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो हम एक कोशिश कर सकते हैं, हम पहले दोस्त बन लेते हैं, फिर पति पत्नी के धर्म को निभा लेंगे। समझ नहीं आ रहा क्या? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, इस कमरे में तो बिल्कुल भी नहीं। चली जाओ वरना। इतने में अधिक गुस्से में बेड की सारी सजावट को खराब कर देता है और रूम में से सामान उठाकर इधर उधर फेंकने लगता है, जिस बात से पारुल को बहुत डर लगता है। अब इस कमरे से जाओगी या धक्के मारकर निकाल दूं? मैं जा रही हूँ मैं। ये कहते ही पारुल रोते रोते उस कमरे से निकलकर ऊपर सास के कमरे के बाहर तक आ जाती है। क्या करूं, ये ससुराल में मेरी कैसी पहली रात है जहां मेरा पति मुझसे इतना खफा है। वो मुझसे नफरत करते हैं, मुझे अपने करीब भी नहीं आने देना चाहती। अब मैं क्या करूं? मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। माँ जी के पास चली जाती हूँ। माँ जी मैं अंदर आ जाऊं? हाँ बहू आ जा, ये भी कोई पूछने की बात है। वैसे तू इधर क्यों आ गई? तुझे तो अधिक के पास होना चाहिए था, तेरी पहली रात है यहाँ पर। हाँ माँ जी, पर मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही थी, इसीलिए मैं आपके पास सोना चाहती हूँ। ठीक है, सो जा। फिर पारुल बहू अपने कपड़े बदलकर सास ममता के साथ सो जाती है। कुछ देर बाद प्यास लगने के कारण उसकी आंख खुल जाती है। अरे प्यास लग रही है, यहाँ तो पानी ही नहीं है, नीचे जाकर पानी लेना पड़ेगा। ऐसा कहकर पारुल नीचे कमरे में जाती है, जहाँ पानी लेने के बाद उसे अपने पति के कमरे से एक लड़की के हंसने की आवाज आती है। ये लड़की के हंसने की आवाज कैसे आ रही है इस रूम से? अब तक तो अधिक जी को भी सो जाना चाहिए था। लाइट भी जल रही है, जरा जाकर देखती हूँ। फिर पारुल अपने पति के कमरे की तरफ जाती है, जहाँ वो देखती है अधिक की बाहों में एक खूबसूरत लड़की है और दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। अच्छा हुआ तुमने अपनी काली बीवी को यहाँ से भगा दिया और मुझे यहाँ बुला लिया। ये बेड, ये रात, ये रूम, और तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे, और सब पर मेरा हक है। क्यों जाने मन? बिल्कुल ठीक कहा तुमने मेरी जाने मन। अच्छा तो मुझे शॉपिंग करवाने जा रही हो ना? हाँ बिल्कुल, तुम्हारा बर्थडे जो है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा कहकर पारुल के हाथ से वो बोतल छूट जाती है और अधिक दीक्षा को पता चल जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मना किया था ना मेरे रूम में मत आना। अच्छा तो इसीलिए आपने मुझे रूम में नहीं आने दिया। आपको शर्म नहीं आती? आज ही आपकी मुझसे शादी हुई है और ये सब, ये लड़की, मैं माँ जी को सब कुछ बता दूंगी। हाँ, जो बताना है बता दो। माँ तुम्हारी बातों पर विश्वास ही नहीं करेगी, क्योंकि वो मुझ पर विश्वास करती है। जाओ कह दो, कर लो अपनी माँ जी को परेशान शादी के पहले दिन ही। हो गया तुम्हारा, नाउ जस्ट गेट लॉस्ट, ये हमारा टाइम है। पारुल की ससुराल में पहली रात किसी कयामत से कम नहीं थी। वो रोते हुए अपनी सास के बगल में आकर चुपचाप सो जाती है। उन दोनों की हंसी पारुल को सोने नहीं देती। इतने में सुबह के 5 बज जाते हैं और वो जल्दी उठकर घर की सफाई कर लेती है और पूजा करके खाना बना लेती है। ये सब देखकर ममता कहती है, अरे वाह बहू, तूने तो उठते ही मेरे घर को चमका दिया, खाना भी बना लिया। आ जाइए, आप नाश्ता कर लीजिए। अधिक बेटा तू भी आ जा,
नाश्ता कर ले साथ में। नहीं माँ, मुझे लेट हो रहा है, काम है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर अधिक पारुल को बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर चला जाता है। पारुल फिर घर के कामों में लग जाती है। दूसरी ओर अधिक उस रात वाली लड़की दीक्षा को मॉल में महंगी महंगी शॉपिंग करवाता है। बीबी बीबी, मुझे ये जिमी चू के शूज भी चाहिए। 2 लाख तो खर्च कर सकते हो ना? और हाँ हाँ जान, तुम्हारे लिए कुछ भी। फिर अधिक उसे 3 लाख रुपए खर्च करने के बाद और महंगे ब्रांडेड शूज दिलाता है, जिसके बाद दीक्षा खा पी कर निकल जाती है। वो अगले दिन दीक्षा को कॉल करता है तो दीक्षा उसे ब्लॉक कर देती है। ओह, उसने ब्लॉक कर दिया? कोई बात नहीं, मैं किसी और लड़की को पटा लेता हूँ क्लब जाकर, वहाँ अच्छी अच्छी लड़कियाँ आती हैं। ऐसा कहकर अधिक अजनबी लड़कियों के साथ क्लब में ड्रिंक करने के बाद लड़कियों के नंबर लेता है और हर रात लड़कियों के साथ घूमता है, उन पर पैसे खर्च करता है। 2 महीने बीत जाते हैं। अब अधिक ठीक से काम तो करता नहीं था और अलग अलग लड़कियों को घुमाने के चक्कर में उसका बैंक बैलेंस खाली हो चुका था और हर रात को लेट आना, हर लड़की से अलग अलग समय पर बात करना, इन सब की खबर पारुल को होती है। अधिक, खाना खा लीजिए। मुझे तेरे साथ खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले ही निशा और सुमन के साथ खाना खा कर आया हूँ, समझे? आप इतने गिरे हुए कैसे हो सकते हैं कि अलग अलग लड़कियों को लेकर घूमते हैं, आज कोई और कल कोई और? तुमसे मतलब मैं कितनी भी लड़कियों को लेकर घूमूं? मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे दर्द होता है, मेरी मजबूरी है कि मैं ये सब माँ जी को नहीं बता सकती क्योंकि उनका दिल टूट जाएगा। वो अपने बेटे को बहुत अच्छा समझती हैं। हाँ तो क्या करूं मैं? इतना कहते ही अधिक सो जाता है। फिर पूनम नाम की लड़की उससे आईफोन मांगती है। ओके बेबी, आज शाम को मैं तुम्हें आईफोन दिला दूंगा, बाय। मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, क्या करूं? माँ की तिजोरी से ले लेता हूँ। फिर अधिक अपनी माँ की तिजोरी से 3 लाख रुपए निकाल कर उस लड़की पर खर्च कर देता है। अब घर में कंगाली की नौबत आ गई थी। उसने अपनी कार भी बेच दी थी। फिर एक दिन लॉकर से पैसे गायब देखकर ममता कहती है, हे भगवान, बहू मेरे पैसे कहाँ गए? इतने सारे पैसे रखे थे, कुछ भी नहीं है। माँ जी, अधिक को पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने ले लिए, मुझे पता था। बहू से कॉल करके बुला, मुझे समझ नहीं आ रहा। गाड़ी भी उसने अचानक बेच दी, घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। आखिर चाहता क्या है? वो बिजली का बिल भरना है, घर में राशन नहीं है, नौकरी पर भी जा नहीं रहा है। माँ जी, मैं आपको क्या बताऊं, आप सहन नहीं कर पाएंगी। ये कहते ही वो अधिक को कॉल करके सब कुछ बता देती है। फिर वो घर आता है और उसके आने से पहले पारुल अपनी सास को अपने ससुराल की पहली रात से आज तक की सब कुछ खबर बता देती है। इस बात को जानकर ममता को धक्का लगता है। मेरे अधिक ने ऐसा किया, शर्म आती है मुझे। पर ये सच है माँ जी, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती थी। माँ, मैं आ गया। बेशरम, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी मासूम बहू के साथ ये सब किया। तभी ममता जोर से अधिक को थप्पड़ मारती है। शर्म नहीं आई अधिक? तूने मेरी बहू को धोखा दिया, इतनी लड़कियों के साथ घूमता रहा और घर के पैसे तूने उन पर उड़ा दिए। कितना दर्द हुआ होगा उसे जानता भी है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। आज तक बहुत गलत कर रहा था, लेकिन अब एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। सॉरी पारुल। हाँ माँ जी, इन्हें माफ कर दीजिए। अपनी बहू के कहने पर तुझे माफ कर रही हूँ। ये सुनते ही अधिक अपनी माँ और पत्नी को गले लगा लेता है, जिसके बाद वो पारुल के साथ अपनी शादी की पहली रात को गुजारता है। हमारी मैरिज को पूरे 1 ईयर हो गए हैं और तुम हो कि मुझे अभी तक अपनी फैमिली से नहीं मिलवा पाए। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? ओहो, अब इसे क्या बताऊं? अगर इसे अपने गंवार गांव ले गया तो पता नहीं क्या होगा। पहली बात तो इसको देखते ही गांव वालों को ऐसा लगेगा जैसे बावली गांव में ऊंट आ गया। इसको तो मैंने हिंदी भी गलती सिखाई। क्या सोच रहे हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे डार्लिंग, भला तुम्हारे आगे मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या? मैंने तुम्हें कहा ना, मैं टिकट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्लाइट्स की टिकट बुक नहीं हो पा रही हैं। जैसी टिकट बुक हो जाएगी तो मैं तुम्हें मेरे गांव लेकर चलूंगा और मेरे पूरे परिवार से भी मिलवाऊंगा। तुम जानते हो ना मुझे गांव जाने का कितना मन है। क्या तुम मेरी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? 1 हफ्ते बाद मेरा बर्थडे आने वाला है। तुम पूछ रहे थे ना कि मुझे गिफ्ट में क्या चाहिए। मैं अपना बर्थडे अपने ससुराल वालों के साथ बनाना चाहती हूँ। सोफिया ऐसा कहकर रोने लगती है, जिसके बाद अपनी पत्नी के आंसू अनुराग से देखे नहीं जाते और वो सोफिया को चुप करवाने की कोशिश करता है। ओहो, अब रोना बंद करो ना, रोने से कुछ नहीं होगा।
अच्छा पापा ठीक है, मैं तुम्हें अपने गांव लेकर चलूंगा और सबसे मिलवाऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। तभी अनुराग के पास उसकी माँ का कॉल आता है। अरे बेटा, अब क्या तेरी माँ की अर्थी उठ जाएगी जब आएगा? देख तेरी माँ की तबीयत कितनी खराब है, अगर तू अभी भी नहीं आया तो मैं तुझे देखे बिना ही अपने प्राण छोड़ दूंगी। ओहो माँ, आप भी ना मेलोड्रामा करके मुझे परेशान कर रही हो। आपको कुछ नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। और रही बात मेरे यहाँ आने की, तो मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। एक तरफ अनुराग की विलायती पत्नी तो दूसरी तरफ उसकी देसी माँ, जिनके चलते उसे अमेरिका से अपने गांव की टिकट करवानी ही पड़ती है। अनुराग अपनी विदेशी पत्नी के साथ अपने गांव, अपने घर पहुंच जाता है। अरे माँ, दरवाजा खोलो, देखो मैं आ गया। जैसे ही पार्वती दरवाजा खोलती है, उसके सामने उसका बेटा अनुराग खड़ा होता है, जिसे देखकर पार्वती बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, मैंने कितने दिनों बाद तुझे देखा है। तू बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, चल अंदर आ जा। माँ जरा रुकिए, आओ सोफिया, इधर आओ और माँ के पैर छुओ। अनुराग के कहने पर सोफिया पार्वती के पैर छूती है और उससे आशीर्वाद लेती है। अपनी विलायती बहू को देखकर पार्वती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने बेटे से कहती है, मैंने सोचा था कि जब मेरा बेटा वापस लौटेगा तो मैं उसकी किसी सुशील और संस्कारी लड़की से शादी करवा दूंगी, और तेरी बड़ी भाभी तो पहले ही इतनी कामचोर है, अब तो इस विलायती को और लेकर आ गया है, अब मुझे इसके अंग्रेजों वाले चोचले भी देखने पड़ेंगे। पार्वती के ऐसा कहने पर उसकी विलायती बहू हिंदी में उसको जवाब देती है, चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। सोफिया को हिंदी में बात करते देख पार्वती हैरान रह जाती है, जिसके बाद वो उसे घर के अंदर लेकर आती है और अपनी बड़ी बहू रेशमा को आवाज लगाती है, रेशमा कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो घर में कौन आया है। पार्वती के कई बार चिल्लाने के बाद भी रेशमा नहीं आती, जिसके चलते पार्वती गुस्से से कहती है, इतनी आलसी और कामचोर बहू का मैं क्या करूं समझ नहीं आता, पता नहीं इसे कब अकल आएगी। मैं कितनी बार भी आवाज लगा लूं, एक बार भी ये नहीं होता कि मेरी आवाज पर फौरन चली आए। अरे माँ जी कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए क्या काम है, मैं भी अब इस घर की बहू हूँ, जो आप कहेंगी मैं आपके लिए जरूर करूंगी। अरे बहू तू तो विलायती है, तुझे यहाँ के तौर तरीके थोड़ी आते होंगे, और फिर मुझे चाय पीने का मन हो रहा है, मेरी निकम्मी बहू एक कप चाय भी नहीं बना सकती मेरे लिए, तू तो उससे छोटी है, अब तुझे मैं क्या ही कह सकती हूँ। पार्वती की बात सुनते ही सोफिया रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए एक जायकेदार कड़क चाय बनाकर लाती है, जिसे पीकर पार्वती हैरान रह जाती है। इतनी अच्छी चाय बनाना तुमने कहाँ से सीखा? तुमने तो मेरे मुंह का स्वाद बढ़ा दिया। अरे वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। पहले दिन पर ही सोफिया अपनी सास से अपने लिए तारीफ सुन लेती है। ऐसे ही सोफिया को गांव में आकर गांव जैसे काम करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, जैसे गाय को नहलाना, दूध निकालना, फर्श पर गोबर की लिपाई करना और भी बाकी के सारे काम। एक दिन सोफिया गाय को नहला ही रही होती है, तभी गांव की कुछ औरतें उसे देखकर वहीं रुक जाती और आपस में बात करने लगती हैं। देखो तो सही, पार्वती की विलायती बहू तो गाय को नहला रही है, आजकल तो देसी बहू भी ऐसा काम नहीं करती। हाँ सही कहा, दूर क्यों जा रही, पार्वती की बड़ी बहू को ही देख लो, इतने सालों से इस घर में रह रही, लेकिन आज तक मैंने उसको घर के अंदर से झाड़ू निकालते हुए भी नहीं देखा। सही कहा तुमने, पार्वती की विलायती बहू की जैसी बहू मिलना तो आजकल नसीबों की बात है। ममता और सावित्री दोनों सोफिया की तारीफ करके वहां से जा रही होती है, लेकिन वहीं पर रेशमा खड़ी हुई अपनी बुराई सुन रही होती है और उसे अपनी बुराई सुनकर बहुत बुरा लगता है, जिसके चलते वो अपने मन ही मन सोचती है, बहुत हुआ, सब लोग मेरी बुराई ही करते रहते, अब तो मैं भी आज्ञाकारी, संस्कारी और सुशील बनकर दिखाऊंगी। वैसे भी मैं इस घर की बड़ी बहू हूं और मैं देसी कामों को बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, ये विलायती मेरे आगे टिक नहीं पाएगी। रेशमा ऐसा कहकर गाय का गोबर से फर्श पर लीपापोती करने लगती है, लेकिन उससे ये भी सही से नहीं हो पाता, जिसके चलते उसकी सास जैसे ही उसे ये काम करते हुए देखती है तो उससे बोल देती है, जैसे नाटक में गुड्डन से कुछ नहीं हो पाता, वैसे रेशमा तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। माँ जी आप ऐसा क्यों बोल रही हो, देखो ना मैं कर तो रही हूँ, और इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपनी विलायती बहू को बुलाती हूँ और उससे गोबर की लिपाई करवाती हूँ, देखते हैं आज तुम दोनों में से कौन अच्छी लिपाई कर सकता है। तभी पार्वती अपनी विलायती बहू सोफिया को बुला लेती है और उससे गोबर की लिपाई करवाना शुरू कर देती है। दोनों में से सोफिया बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि उसे काम करने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखकर रेशमा गुस्से से तड़क भड़क जाती है और वहां से बिना कुछ कहे चली जाती है। रात का खाना रेशमा अपने हाथों से बनाने की सोचती है, लेकिन खाने में गलती से उससे नमक और मिर्ची बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके चलते घर में सभी को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है।
छी छी छी, कितना गंदा खाना बनाया है इसने। आज का खाना तो बहुत ही गंदा है। अरे माँ जरा पानी दो ना। बहुत तेज मिर्ची लगी है। इतनी मिर्च खाने में कौन डालता है। सोफिया सबके आगे से खाना उठा लेती है। ये खाना मैंने बनाया था, मुझे माफ कर दीजिए, गलती से मुझसे नमक और मिर्ची ज्यादा हो गई। बहू ये सब क्या ड्रामा है, क्या तुझे खाना बनाना नहीं आता? मेरे को तो पता ही था, विलायती है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। सोफिया नहीं चाहती थी कि उसकी जेठानी को कोई बुरा भला कहे, लेकिन ये सब देखकर रेशमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सच्चाई सबको बता देती है। ये खाना मैंने बनाया था और मैं खाना बनाना भूल गई। मेरे आलस के चलते अब मुझसे कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता। लेकिन सोफिया, तुम्हें मेरी गलतियां छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। इतने साल मैंने किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया और आप सभी लोग सारे काम अपने आप ही करते रहे। ये सुनने के बाद पार्वती अपनी बड़ी बहू से कहती है, अरे बहू तू चिंता क्यों करती है? अगर तू काम करना भूल गई है तो क्या हुआ, हम तुझे काम करना सिखाएंगे और तेरी सास अभी जिंदा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पार्वती अपनी बड़ी बहू को सहानुभूति देती है। उस दिन के बाद से पार्वती अपनी बड़ी बहू और छोटी बहू को सभी काम बहुत अच्छे से सिखाती है और दोनों ही मन लगाकर सभी काम अच्छे से करते हैं। इसी के चलते रेशमा का आलस हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और वो अपनी देवरानी सोफिया के साथ मिलकर घर के सभी काम करवाती है और अब वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।